अगला क्वेश्चन है रस रत्न के रचयिता कौन है। तो रस रत्न ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है। जान कवि है, फूकर कवि है, शेख नबी है, शेख निसार है। तो रस रत्न के रचयिता फूकर कवि रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन है आलवार वैष्णव की संख्या है। जो आलवार वैष्णव है इनकी संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई, 9 है, 10 है, 11 है या 12 है। तो भाई 12 आलवार वैष्णव की संख्या है। कितने थे भाई आलवार, 12 थे। ठीक है, कितने थे, 12 थे। और ये दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहते थे। आलवार किन को कहते थे, दक्षिण भारतीय वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता था। और आलवारों में कृष्ण और राम दोनों की आराधना होती थी। जो आलवार थे इनमें भाई कृष्ण की आराधना भी की जाती थी, ठीक है, और राम की भी आराधना की जाती थी, आपको ध्यान रखना। और इनका संबंध दक्षिण भारत के केरल प्रांत से था। किससे था भाई, केरल प्रांत से था आलवार वैष्णव का भी संबंध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। ठीक है, जो रामचरितमानस है इनमें विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है, विभत्स। ठीक है, तो अरण्यकांड और लंका कांड में, सुंदरकांड और उत्तरकांड में, बालकांड और अयोध्या कांड में, या उपयुक्त सभी में। तो भाई अरण्य और लंका कांड में विभत्स रस का क्या है, प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रामचरितमानस की रचना, ठीक है, तुलसीदास ने संवत 1631 ईस्वी में की थी। और इसमें भाई 7 कांड है। रामचरितमानस में कितने कांड है, 7 कांड है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। जो अयोध्या कांड है इसको भाई क्या कहा जाता है, जो रामचरितमानस है, ठीक है, इसका भाई हृदय स्थल कहा जाता है अयोध्या कांड को। ये ध्यान रखना, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और रामचरितमानस की भाषा कैसी है, तो अवधी भाषा में रचित ये एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है। जो सीतायन है भाई, ठीक है, काव्य, इसकी प्रधानता क्या है भाई, इसमें भाई सीता को प्रधानता देकर ये लिखा गया काव्य, इसके रचयिता हमें बताना है। नाभादास, पोलिंग, राममूर्ति, जानकी रसिक शरण या रामप्रिया शरण। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। और नाभादास जो है इन्होंने तुलसी के समकालीन राम भक्ति कवि ये माने जाते हैं। जो नाभादास जी है ये तुलसी के समकालीन राम भक्त कवि माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था भाई, ठीक है। और जो ये नाभादास जी है इनके गुरु का क्या नाम था, अगरदास था, ठीक है। और इन्होंने ब्रज भाषा में, ठीक है, ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की थी, ठीक है, ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 505वां, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। यानी पूरे भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है। तो अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, या ईश्वरीय लीला का गायन। तो भाई पूरे भक्तिकालीन काव्य में, यानी समग्र भक्तिकालीन काव्य में अहंकार का त्याग, ये विशेषता क्या इसमें लागू होती है, आपको ध्यान रखना है। और जो भक्तिकालीन कवियों में अहंकार की भावना का अभाव था, यानी बिल्कुल अहंकार की भावना नहीं थी, ठीक है। और कबीर जैसे भक्त कवियों ने सामान्य जनमानस को ही अहंकार से दूर करने, यानी दूर रहने का संदेश दिया था भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए। तो लक्षण ग्रंथ है भाई और आचार्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रसिक प्रिया है, जो रसिक प्रिया है ये किसका ग्रंथ है, तो केशवदास का है। एक आचार है काव्य प्रकाश चिंतामणि का है। बे का 1 ललित ललाम मतीराम का है। सी का 2 रस रहस्य कुलपति मिश्र का रहेगा, यानी डी का 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3 बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है
रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति कौन सी है, देखते हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति पूछी है भाई। नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, अलंकार विवेचन, छंद विवेचन, शब्द शक्ति और काव्य गुण दोनों विवेचन है। तो भाई नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। और जो रीतिकाल है इसमें भाई श्रृंगार रचनाओं की प्रधानता रही है। श्रृंगारिक रचनाएं काफी हुई है रीति काल में, यानी प्रधानता रही है। और यह युग मुक्तक रचना का युग रहा है। ठीक है। मुक्तक रचना का भी युग रहा है। कौन सा? रीति युग, रीतिकाल। इसमें कवित, सवैये, दोहे भी काफी लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है विज्ञान गीता डैश की कृति है। जो विज्ञान गीता है ये किसकी कृति है? केशवदास, सूरदास, तुलसीदास या बिहारी? तो विज्ञान गीता केशवदास की कृति रहेगी। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। और इनकी अन्य रचनाएं हैं काफी महत्वपूर्ण है भाई केशवदास की रचनाएं। रसिक प्रिया हमने ऊपर देखा था, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका काफी महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी है। रामचंद्रिका, ठीक है, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित्र, वीर सिंह देव चरित्र, छंदमाला इत्यादि, ये सभी केशवदास की रचनाएं हैं। और सूरदास की कौन कौन सी है? साहित्य लहरी, सूरसागर और सूर सारावली। ये भाई सूरदास की रचनाएं रहेंगी। तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं। इनमें से 6 अवधि में है और 6 ब्रज में है। ठीक है। जिसमें राम आता है, राम और अवधि आता है, सॉरी राम और मंगल आता है, वो तो अवधि में है और बाकी उनकी ब्रज भाषा में है। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तुलसीदास की रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका इत्यादि। और बिहारी की एक ही काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है। वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे बिहारी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचना कौन सी है भाई। ठीक है। और मैं काफ़ी बार आपको बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है भाषा भूषण के रचयिता है, यानी भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भूषण है, देव है, कुलपति मिश्र है, जसवंत सिंह है। तो भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जसवंत सिंह भाई रीतिकाल के प्रमुख कवियों में आते हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अप्रोक्ष सिद्धांत, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है रीति युगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। ठीक है। रीति युगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है ये हमें बताना है। तो सवैया है, दोहा है, चौपाई है, छप्पी है। तो रीति युगिन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद भाई सवैया रहा है भाई। ठीक है। सवैया छंद रहा है। ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। रीतिकाल को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, ये भी मैंने किया गया है, ये मैंने आपको बताया है पिछली क्लास में। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पर जाके क्लासों को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है भाई। तो भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है क्या है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक या दूषण उल्लास? ठीक है। तो शिवराज भूषण ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है भूषण जी का, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भूषण है ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के प्रमुख कवि है भूषण जी। और भूषण मुख्यतः वीर रस के कवि है, वीर रस के कवि है भूषण जी। ठीक, आपको ध्यान रखना है। और इनको भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट के राजा रुद्रशाह ने प्रदान की थी, आपको ध्यान रखना है। और भूषण जी को अपने काव्यों में शिवाजी तथा छत्रसाल के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है मतीराम की भाषा है, जो मतीराम है इनकी भाषा क्या है ये आपको बताना है। तो क्या है मतीराम की भाषा? बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी या साहित्यिक राजस्थानी? तो भाई मतीराम की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो मतीराम
है ये चिंतामणि और भूषण के सहोदर है, यानी भाई है। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मतीराम किसी स्निग्ध, क्या भी स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये काफी बार पूछा गया है भाई, कोटेशन काफी बार पूछी गई है। मतीराम किसी स्निग्ध और प्रसाद पूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। ये किसका कथन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन रहेगा। और भाई जो मतीराम है, इनके काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से मैंने पीछे भी आपको बताया, फूल मंजरी साहित्य सार, रसराज ललित ललाम, वृत्त कौमुदी। ठीक है, ये इनके काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भाई। अगला क्वेश्चन है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि पूछा है, कौन है? तो घनानंद है, रसलीन है, पद्माकर है या आलम है? तो भाई वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद रहेंगे। कौन है भाई? घनानंद है। और घनानंद रीति मुक्त, कल भी मैंने आपको बताया था, रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि है घनानंद। और ये मोहम्मद सारंगीले के आश्रय में रहते थे, ये भी ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, सुजानसार घनानंद की, इश्कलता, वियोगवेली, कोकसार, यमुना यश भाई। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं घनानंद की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य है? सबसे प्राचीन गद्य का नमूना है भाई इनमें से, तो आपको बताना है, गोरखसार, योग वशिष्ठ, पद्म पुराण या उदयभान चरित्र। तो भाई गोरखसार में, ठीक है, इसमें क्या सबसे प्राचीन ग्रंथ का नमूना दृष्टव्य है, ये आपको ध्यान रखना गोरखसार में। और यह गोरखनाथ की ही रचना है। किसकी रचना? गोरखसार गोरखनाथ की रचना है। और गोरखनाथ के गुरु कौन है? मैंने काफी बार आपको बताया है, मशेंद्र नाथ भाई। ठीक है, मशेंद्र नाथ है। ठीक है। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना, ये मैंने आपको बता रखा पहले भी। और गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ काफी है भाई। ठीक है, जैसे जैसे आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा इत्यादि। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भाई उदयभान चरित्र रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है। और रानी केतकी कहानी या उदयभान चरित्र किसकी रचना है? तो इंशाअल्लाह खां की ये क्या है? रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है। और योग वशिष्ठ किसकी है? ये राम प्रसाद निरंजनी की रचना रहेगी, योग वशिष्ठ भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पंजाबी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली में रचित रचना है, योग वशिष्ठ भाई। अगला क्वेश्चन है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी या बेताल पच्चीसी। तो भाई लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। ठीक है। और लल्लू लाल ने उर्दू को, जो उर्दू भाषा, इसको क्या कहा है? तो यामनी भाषा कहा है। क्या कहा है? यामनी भाषा कहा है। अगला क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय है, जो सुख सागर है इसका विषय क्या है? क्या है भी सुख सागर का विषय? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग, गीता के प्रेरक प्रसंग या विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सुख सागर का विषय विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सुख सागर किसकी रचना है? तो भाई मुंशी सदासुख लाल की रचना रहेगी, मुंशी सदासुख लाल। ठीक है, यानी नियाज, इनकी ये प्रमुख रचना रहेगी, आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें से एक कथन, दूसरा उसका कारण है। ठीक है, हमें ठीक जो गलत है वो बताना है, जो गलत नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, कथन है, भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया था। बिल्कुल ठीक है, युग के सभी लेखक पत्रकार थे, सभी तो नहीं थे भाई लेखक पत्रकार, तो ए सही है और आर गलत है।
आंसर देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ है ए सही है, आर गलत है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आप थ्योरी क्लासें लगाएंगे, ठीक है। तो चैनल पर थ्योरी क्लासें भी है भाई, तो जाकर आप देख सकते हैं थ्योरी क्लासों को भी। और साथ में मैंने आज से स्टार्ट की है थ्योरी क्लासें प्लस में उनके PYQ है, एक यूनिट हर रोज आपको मिलेगी साथ में उसके PYQ, तो प्लीज़ आप उनको जरूर करना, थोड़ी थ्योरी प्लस में PYQ आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले हैं। तो हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दयानंद सरस्वती हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले में सम्मिलित है। और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी भाई, और इन्होंने संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा को प्रमुखता प्रदान की थी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? जो खड़ी बोली हिंदी है इसका विकास किस भाषा से हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रज, अवधी, दक्खनी, हिंदी या अपभ्रंश। तो भाई अपभ्रंश, ठीक है, भाषा से खड़ी बोली हिंदी का विकास हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और खड़ी बोली का विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये भी है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। और भाई यह शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बोलियों में कौन कौन सी बोलियां हैं? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। अगला क्वेश्चन है, राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है तो कौन सा है? प्रजा हितैषी है, हिंदी प्रदीप है, उदंत मार्तंड है या विश्वामित्र है? तो भाई राजा लक्ष्मण सिंह का पत्र कौन सा है? तो प्रजा हितैषी रहेगा, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। हिंदी प्रदीप किसका है? बाल कृष्ण भट्ट जी का है भाई, ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट इसके संस्थापक थे, यानी सॉरी संपादक थे हिंदी प्रदीप के। उदंत मार्तंड के कौन थे? जुगल किशोर थे। विश्वामित्र के कौन थे? कृष्ण चंद्र अग्रवाल जी रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो गीत गोविंदानंद भारतेंदु जी की है, नागरी निरद प्रेमघन, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्णदास, ठीक है, आनंद मंजरी बाल मुकुंद गुप्त, ये क्या है? सुमेलित नहीं, यानी असंगत, यानी गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। आनंद मंजरी किसकी है? त्रिलोक सिंह ठुकरेला की है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतेंदु की रचना नहीं है? भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? वैद्य की हिंसा हिंसानुभूति तो है, विशेष से विषमोदकम भी है, बादशाह दर्पण भी है, लेकिन पद्मावती नहीं है, ठीक है। भारतेंदु की पद्म जो बी आंसर है बिल्कुल सही है, भारतेंदु की रचना नहीं है पद्मावती भी। ये किसकी रचना है? ये राधा कृष्ण दास की रचना रहेगी पद्मावती। किसकी है भाई? राधा कृष्ण दास की रचना है। और ये क्या है? ये नाटक विधा से है, ठीक है। और इनके अन्य नाटक है राधा कृष्ण दास के दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, ये काफी महत्वपूर्ण इनके नाटक रहेंगे। और जो ये है ये सभी नाटक है भाई भारतेंदु जी के। अगला क्वेश्चन है, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? ठीक है भाई, जो बाबू तोताराम है इन्होंने जोसेफ एडिसन के नाटक है, क्या नाम है जोसेफ एडिसन के नाटक का? केटो, ठीक है। तो इसका अनुवाद किया है बाबू तोताराम ने। और इसमें पूछा किस नाम से किया है, तो किस नाम से किया है? रहस्य, कथा, कृतांत, गुप्तचर, एज यू लाइक इट। तो कृतांत नाम से इसका अनुवाद किया है केटो का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो बाबू तोताराम थे ये भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी बाबू तोताराम ने, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और भाषा हरिश्चंद्र चंद्रिका के लेखकों में से भी ये एक थे। और इनकी रहस्य कथा बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। जो रहस्य कथा है जो रहस्य कथा है ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना रहेगी।
अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध है इनकी प्रधान विशेषता हमें बतानी है, तो क्या है? तो सरलता है, क्लिष्टता है, गंभीरता है या विनोद प्रियता है। तो इनके निबंधों की प्रधान विशेषता विनोद प्रियता रहेगी। भाई ये आपको ध्यान रखना है। और इनके प्रमुख निबंध भी ऐसे है, समझदार की मौत, आप बात, मनोयोग, मूछ, घूरे के लत्ता बीने, कतान के डोल आदि। भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का एक और नाम है। तो द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है? संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल या गद्य काल। तो द्विवेदी युग का एक और नाम जागरण सुधार काल है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और ये द्विवेदी युग का नामकरण डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। जागरण सुधार काल, ठीक है, ये द्विवेदी युग को किसने नाम दिया था? तो डॉक्टर नगेंद्र ने दिया था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का नाम नई, देख लो भाई, रामचंद्र शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को क्या नाम दिया है? तो नई धारा द्वितीय उत्थान, नई धारा द्वितीय उत्थान, ठीक है। और द्विवेदी युग की समय सीमा क्या रहेगी? 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक मानी गई है। भाई ये आपको ध्यान रखना है। तो कृतियों को उनकी विधाओं के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ कृतियां दे रखी है, दूसरी तरफ उनकी विधाएं दे रखी है। इनको क्या करना, हमें सुमेलित करना है। इनका एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का है। भाई ये उपन्यास है। क्या है? ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला का, ठीक है। एक पति के नोट्स, एक पति के नोट्स उपन्यास विधा से है महेंद्र भल्ला का। लालटेन की छत, ये लालटेन की छत निर्मल वर्मा का भी उपन्यास है। उपन्यास तो एक में ही दे रखा है, ठीक है, ये भी उपन्यास है। भाई आगे देख लेते हैं। निर्मल वर्मा का ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास विधा से है ये भी। पहाड़ पर लालटेन, सनी लालटेन की छत और पहाड़ पर लालटेन, ये मंगलेश्वर डबराल का भाई कविता संग्रह है, ठीक है। तो सी का एक पलाट का मोर्चा, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज रहेगा, ठीक है, रिपोर्टाज रहेगा। तो डी का देखो, यहाँ पे कहानी नहीं आना था, यहाँ पे उपन्यास आना था, ठीक है। तो देख लो भाई, इसके ऑप्शन तो हमें गलत मिले क्योंकि यहीं पर गलत है, ठीक है। तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया। एक पति के नोट्स किसके हैं? महेंद्र भल्ला का है। और ये क्या है? एक पति के नोट, ये उपन्यास विधा से है। लालटेन की छत पर, ये भी उपन्यास विधा से निर्मल वर्मा का उपन्यास है। पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, ये कविता संग्रह है। किसका? मंगलेश्वर डबराल का है। और पलाट का मोर्चा, ये शमशेर बहादुर सिंह का क्या है? रिपोर्टाज रहेगा। भाई देख लेते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की चिंतनात्मक मान्यताओं के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? विजय देवनारायण शायरी, नामवर सिंह, नंदुलारे वाजपेयी या रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा माने जाते हैं। भाई डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शैली विज्ञान, शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है? ठीक है, शैली विज्ञान नाम से किसने पुस्तक नहीं लिखी है? विद्यानिवास मिश्र ने, नगेंद्र ने, नरेश कुमार ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भाई विद्यानिवास मिश्र जी ने शैली विज्ञान नाम से पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि इनकी पुस्तक का नाम है रीति विज्ञान। क्या है? रीति विज्ञान है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र जी की पुस्तक का क्या नाम है? रीति विज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भाई नगेंद्र, ठीक है, सुरेश कुमार तथा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने, ठीक है, भोलानाथ तिवारी ने शैली विज्ञान नाम से पुस्तक लिखी है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बादल सरकार गिनीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर की विशिष्ट योगदान है। ठीक है, बादल सरकार गिनीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है। किसमें है? कविता में है, नाटक में है, रिपोर्टाज है या उपयुक्त में से तीनों है। तो भाई नाटक में बादल सरकार, गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर का विशिष्ट योगदान है, ठीक है, नाटकों में। ये आपको ध्यान रखना है। और जो बादल सरकार है, इनका असली नाम क्या है? तो सुधेंद्र सरकार। और इनका जन्म भाई कलकत्ता में हुआ था और एक बंगाली ईसाई परिवार में हुआ था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ नाटक दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके रचनाकार दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना, सुमेलित करना है। तो देखते हैं, एक और द्रोणाचार्य, ये शंकर शेष का है और काफी महत्वपूर्ण नाटक है शंकर शेष का, एक और द्रोणाचार्य। हबीब तनवर, आगरा बाजार, देखो भाई ये गलत लिख रखा है, आगरा बाजार नाटक है और हबीब तनवर इसके रचनाकार रहेंगे, तो बी का 4 बे। मणि मधुकर, जो मणि मधुकर है इनका है रसगंधर्व, ये मणि मधुकर रचनाकार है और रसगंधर्व क्या है, एक नाटक का नाम है। 8वां सर्ग, ये सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। देखो यहाँ पर दो तो यहाँ पर दे दिए रचनाकार, तो देखो पेपर में कितना गलत पूछा गया था और ये पेपर वाले MCQ है, ठीक है। देखो एक और द्रोणाचार्य, यहाँ पे तो रचनाकार दे दिया, यहाँ पे नाटक दे दिया, ठीक है। 8वां सर्ग यहाँ पे नाटक दे दिया और सुरेंद्र वर्मा यहाँ पे रचनाकार का नाम दे दिया, लेकिन दो नाटकों में क्या है, अदला बदली कर दी। हबीब तनवीर ये क्या है, रचनाकार है, इनका नाटक है आगरा बाजार। मणि मधुकर रचनाकार, इनका नाटक है रसगंधर, ठीक है। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 हमारा सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कविता संग्रह को काल क्रमानुसार आरोही क्रम में रखिए। कविता संग्रह दे रखे हैं, ठीक है, काल क्रमानुसार इनको आरोही क्रम में रखना है। तो देखते हैं, नाटक जारी है, ठीक है, 1972 में प्रकाशित है। पहाड़ पर लालटेन हमने पीछे भी देखा है, किसका है, मंगलेश्वर डबराल का कविता संग्रह है भाई, 1981 में। मिट्टी का चेहरा 1985 में, ठीक है। अबूतर कबूतर 1984 में। तो देखो पहले तो आएगा नाटक जारी है, तो 2 में है नाटक जारी है, क्योंकि देखो सबसे पहले नाटक जारी 1972 में, तो 2 तो कट हो गए, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर है 1981 पहाड़ पर लालटेन, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फिर है भाई 1984 अबूतर कबूतर 19 ये रहा सी, और फिर 1985 में है मिट्टी का चेहरा, तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किसकी है। काव्य पंक्तियां दे रखी है, हमें बताना किसकी। आगे देखते हैं काव्य पंक्तियां कौन सी हैं। यहाँ पे है भाई, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, ठीक है। लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। तो ये पंक्ति हमें बतानी है किसकी है। तो अरुण कमल की है, लीलाधर जगूड़ी की है, धूमिल जी की है, राजेश जोशी की है। तो लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है, ये पंक्तियां भाई धूमिल जी की रहेंगी। सुदामा पांडे धूमिल जी की ये पंक्तियां है भाई। और सुदामा पांडे धूमिल जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, काफी बार पेपर में पूछी गई रचनाएं हैं इनकी। और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, काफी महत्वपूर्ण इनकी ये रचनाएं है भाई। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, ठीक है। वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, ये हमें बताना है। तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, संजीव और नरेंद्र कोहली, अमरकांत और उदय प्रकाश। तो भाई 2009 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल जी को संयुक्त रूप से मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए किसको मिला था, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। और 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले भी। अगला क्वेश्चन है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास रेहन पर रघु किस पुरस्कार से सम्मानित कीर्ति है, ठीक है। रेहन पर रघु किसकी रचना है, काशीनाथ सिंह की, और किस विधा से, तो उपन्यास विधा से, ये आपको ध्यान रखना है। रेहन पर रघु उपन्यास है और किसका है, काशीनाथ सिंह का है। तो ये किस पुरस्कार से सम्मानित है, ये हमें बताना है। तो व्यास सम्मान से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से, मंगला प्रसाद पारितोषिक से, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो भाई रहन पर रघु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कृति है, यानी उपन्यास है। काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है काशीनाथ सिंह का, और इसको 2011 में ये पुरस्कार मिला था भाई। ठीक है, रहन पर रघु जो उपन्यास है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 में मिला था। ठीक है, और काशीनाथ सिंह के काफी महत्वपूर्ण रचना है अपना मोर्चा, काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी अपना मोर्चा और काशी का 80, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है गजल हिंदी गजल पुस्तक के लेखक है। तो गजल हिंदी गजल पुस्तक के लेखक हमें बताना है कौन है। ज्ञान प्रकाश विवेक है, राजेश रेड्डी है, जहीर कुरैशी है या सुल्तान अहमद है। तो गजल है हिंदी गजल पुस्तक के लेखक ज्ञान प्रकाश विवेकी जी रहेंगे, और काफी महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। ठीक है, और ज्ञान प्रकाश विवेकी और काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। एक तो इनकी है प्यास की खुशबू, धूप के हस्ताक्षर, ये तो काफी बार पूछी गई रचना है। ठीक है, दीवार से झांकती रोशनी, ये विज्ञान प्रकाश विवेक की काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और आप सभी को पता है जो आधुनिक हिंदी गजल है इसके प्रवर्तक कौन है। आधुनिक हिंदी गजल के प्रवर्तक कौन है? दुष्यंत कुमार। ठीक है, आप सभी को पता है दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे फैक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट कहा जाता है। ठीक है, दुष्यंत कुमार को हिंदी गजल सम्राट भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पेपर में काफी बार पूछा, अगर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है 2000 क्वेश्चनों की। 2000 क्वेश्चन कम नहीं होते, और उसके साथ साथ मैं आपको फैक्ट बताती चल रही हूँ। ठीक है, कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका कौन है? कवियों का कवि शमशेर, ये क्या है? पुस्तक है, इसकी लेखिका हमें बताना है कौन है, या लेखक कौन है ये हमें बताना है। तो रमणिका गुप्ता, राजी सेठ, निर्मला जैन या भी रंजना अरगडे। तो भाई कवियों का कवि शमशेर पुस्तक की लेखिका रंजना अरगडे है भाई। तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और रंजना अरगडे का शमशेर बहादुर सिंह पर आलोचनात्मक कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनकी रचनाएं हैं खिड़कियां, रंजना अरगडे की है भाई ये खिड़कियां, झरोखे और लड़कियां। ठीक है, ये इनकी काफी महत्वपूर्ण कृतियां हैं रंजना अरगडे की। अगला क्वेश्चन है नीलू नीलिमा नीलोफर। नीलू नीलिमा नीलोफर के रचनाकार है कौन है भाई? काशीनाथ सिंह है, अलका सरावगी है, भीषम साहनी है, दीप्ति खंडेवाला है। तो भाई भीषम साहनी जी है भाई इनके रचनाकार। और नीलू नीलिमा नीलोफर उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है ये नीलू नीलिमा नीलोफर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भीषम साहनी की काफी महत्वपूर्ण रचना झरोखा, कड़िया, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण औपन्यासिक कृतियां हैं ये इनकी भीषम साहनी जी की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भीषम साहनी लिखित नहीं है, यानी भीषम साहनी का इनमें से कौन सा नाटक नहीं है? तो माधवी तो है, हानुस भी है, कबीरा खरा बाजार में ये भी है, लेकिन कॉफी हाउस में इंतजार ये भीषम साहनी जी का नाटक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई लक्ष्मी नारायण जो है लक्ष्मी नारायण लाल, ठीक है, इनका नाटक है कॉफी हाउस में इंतजार। और इसके अकॉर्डिंग इनके और भी नाटक हैं जैसे अंधा कुआं, मादा कैरेक्टर्स, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, ठीक है, तोता मैना इनका नाटक है, सगुन पक्षी इनका नाटक है। ठीक है, सब रंग मोहे भंग ये भी काफी महत्वपूर्ण इनका नाटक है। और राम की लड़ाई काफी महत्वपूर्ण नाटक है ये भी इनका, इसका लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा सप्तक
जो भी 1979 ईस्वी में शामिल है, इसकी कवित्री कौन है? ठीक है, चौथा सप्तक 1979 में ये प्रकाशित है। तो इसकी में जो शामिल कवित्री है वो कौन है? कीर्ति चौधरी है, सुकुंत माथुर है या सुमन राजे हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो भाई चौथा सप्तक की कवित्री सुमन राजे रहेगी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा सप्तक, और आप सभी को पता जो सप्तक है, ठीक है, इनका प्रकाशन किसने किया था? अज्ञे जी के किया था भाई, अज्ञे जी ने किया था। ठीक है, और चौथे सप्तक में कौन कौन से कवि थे? अवधेश कुमार, ये याद करने आपको, ठीक है, पेपर में पूछे जाते हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, राजकुमार कुंभज भाई, स्वदेश भारती, स्वदेश भारती, नंद किशोर, ठीक है, नंद किशोर, आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, राजेंद्र किशोर, ये भाई चौथे सप्तक के कवि रहेंगे। और दूसरे सप्तक के, जो दूसरा सप्तक है 1951 में प्रकाशित हुआ था, और इसकी कीर्ति चौधरी क्या है? कवित्री इसमें शामिल है। ठीक है, दूसरे सप्तक में। और तीसरे सप्तक में सुकुंत माथुर शामिल है भाई, आपको ध्यान रखना। सॉरी, दूसरे सप्तक में तो है सुकुंत माथुर और तीसरे में है कीर्ति चौधरी। ठीक है, और दूसरे सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था और तीसरा 1959 में। ठीक है, तीसरे में कीर्ति चौधरी है और दूसरे में है सुकुंत माथुर। अगला क्वेश्चन है 35वां। लज्जा की लेखिका है, जो लज्जा है इसकी लेखिका कौन है? राजी सेठ है, नासिरा शर्मा है, मालती जोशी है या तलिस्मा नसरीन है? तो लज्जा की लेखिका तलिस्मा नसरीन है भाई। और निमंत्रण, मेरे बचपन के दिन तथा दुखियारी लड़की, इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां है। ठीक है, किसके? तलिस्मा नसरीन के, ये आपको ध्यान रखना है। और ततम सम, ठीक है, ततम सम, एक मिनट को भाई, तत्सम तथा निष्कवच, ये राजी सेठ जी की, जो राजी सेठ है लेखिका, इनकी उपन्यास है भी। ठीक है, दोनों। लज्जा किसकी है? तलिस्मा नसरीन की। अगला क्वेश्चन है मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है। ठीक है, मैत्री पुष्पा का इनमें से उपन्यास कौन सा नहीं है? इदनम तो है, उसके हिस्से की धूपिये नहीं है, चौक है, झूला नट है। इदनम, चाक, झूला नट, ये मैत्री पुष्पा जी के उपन्यास है, लेकिन उसके हिस्से की धूप मैत्री पुष्पा का उपन्यास नहीं है, बल्कि ये किसका है? मृदुला गर्ग का उपन्यास रहेगा। ठीक है, मृदुला गर्ग का उपन्यास है, उसके हिस्से की धूप। ठीक है, और मैत्री पुष्पा की अन्य उपन्यास देखते हैं कौन कौन से। वंशज है, चित कोबरा, काफी बार पेपर में पूछा गया है भाई। अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, ये मृदुला गर्ग के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित उपन्यासों एवं उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, उपन्यास दे रखे हैं और साथ में उनके लेखक दे रखे हैं, उनको हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखते हैं। शेष यात्रा, शेष यात्रा है उषा प्रेमवदा की। ठीक है, उपन्यास अभी ये उषा प्रेमवदा जी का। कठगुलाब अभी हमने देखा है, कठगुलाब किसका है? मृदुला गर्ग का है। अभी ऊपर हमने देखा है ना, उपन्यास है आवा, आवा, हाँ, चित्रा मुर्दगल जी का उपन्यास है आवा। अकेला पलास, ये मेहरुनिशा परवेश का है। अकेला पलास, पलास भाई ये डी का तो। ठीक है, और ये सभी उपन्यास विधा से है। तो 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महिला आत्मकथाकारों एवं उनकी आत्मकथाओं को सुमेलित कीजिए। ठीक है भाई, देखते हैं। आत्मकथाएं दे रखी है, दूसरी तरफ इनके रचनाकार है, तो देख लेते हैं भाई। तो शीला झुंझुनवाला, जो शीला झुंझुनवाला है, इनकी आत्मकथा है कुछ कही कुछ अनकही, तो ए का 3 हो गया। इस्मत चुगताई, जो इस्मत चुगताई है, इनकी आत्मकथा है, इनकी भाई है कागजी है तिरहन, क्या भी कागजी है तिरहन, तो बी का 2।
कुसुम अंचल, जो कुसुम अंचल है इनकी है जो कहाँ नहीं गया, कुसुम अंचल जी की आत्मकथा रहेगी। और पद्मा सचदेवा की है, जो पद्मा सचदेवा है इनकी है बूंद बावड़ी, ठीक है, बूंद बावड़ी, ठीक है। तो 3 4 2 1, 3 4 1 2, ये तो गलत है भाई, इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, यानी सभी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो देखो भाई मैंने आपको बता दिया, शीला झुंझुनवाला का है कुछ कही कुछ अनकही आत्मकथा है, इस्मत चुगताई की है कागजी है तिरहन, कुसुम अंचल के जो कहा नहीं गया, और पद्मा सचदेवा की है बूंद बावड़ी, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है? रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र किसकी कृति है, ये आपको बताना है। निर्मला जैन, नगेंद्र, सुमन राजे या परशुराम चतुर्वेदी। तो रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन जी की कृति रहेगी, काफी महत्वपूर्ण रचनाकार है ये, ठीक है। और ये आलोचनात्मक कृति है, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र निर्मला जैन जी की, ठीक है। और कविता का प्रतिसंसारता हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ठीक है, ये भी निर्मला जैन जी की काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति रहेगी। कौन कौन सी बताई मैंने? कविता का प्रतिसंसार, कविता के प्रति संसार है, कहानी के प्रति संसार, ठीक है। हिंदी आलोचना की 20वीं सदी भाई, ये दोनों आलोचनात्मक कृति है निर्मला जैन जी की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसकी पुस्तक है? ठीक है, किसकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? तो देखते हैं किसकी पुस्तक है। यहाँ पे निर्मला जैन, मृदुला गर्ग, सुमन राजे या चित्रा मुर्दगल। तो सुमन राजे की पुस्तक रहेगी हिंदी साहित्य का, एक मिनट भाई, आधा इतिहास है, दूसरा इतिहास है, आधा इतिहास, आधा इतिहास। तो सुमन राजे जी की है ये कृति, ठीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और सुमन राजे ने 1979 में आज्ञा जी द्वारा संपादित चौथा सप्तक के 7 कवियों में शामिल अकेली कवित्री थी, मैंने भी पीछे आपको बताया, ठीक है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण कृतियां है, सपना और लाशघर, सुमन राजे की रचनाएं बता रही हूँ मैं आपको, सपना और लाशघर, ठीक है। उगे हुए हाथों के जंगल, उगे हुए हाथों के जंगल, ठीक है। 21वीं सदी का गीत, क्या भी 21वीं सदी का, एक मिनट 21वीं सदी का गीत, ठीक है। ये भाई सुमन राजे जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक दलित साहित्य एक अंतर यात्रा के लेखक कौन है? ठीक है भाई, जो दलित साहित्य एक अंतर यात्रा, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। और ये क्या है? दलित साहित्य की रचनाशीलता के वर्तमान परिदृश्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने वाली पुस्तक है दलित साहित्य एक अंतर यात्रा। तो ये हमें बतानी है किसकी रचना रहेगी। तो ये बजरंग बिहारी तिवारी की है, सूरजपाल सिंह चौहान की है, तुलसीराम की है, कौशल्या बेसंत्री की है। तो भाई ये बजरंग बिहारी तिवारी जी की रचना रहेगी, दलित साहित्य एक अंतर यात्रा बजरंग बिहारी तिवारी की रचना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं एवं उनकी विधाओं को सुमेलित कीजिए। भाई एक तरफ रचनाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी विधाएं दे रखी हैं, तो हमको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। तो भाई जमाने में हम ये क्या है? एक आत्मकथा है, तो एक आचार। और किसकी आत्मकथा? ये निर्मला जैन जी की आत्मकथा है, जमाने में हम, आत्मकथा निर्मला जैन की। गुरुजी की खेती बाड़ी, जो गुरुजी की खेती बाड़ी है, ये क्या है? एक संस्मरण है, ठीक है, संस्मरण विधा से है, बी का 3।
और किसका है ये? विश्वनाथ त्रिपाठी जी का रहेगा। गुरु जी की खेती बाड़ी संस्मरण है विश्वनाथ त्रिपाठी जी का, याद रखना है। शादी का जोकर, जो शादी का जोकर है ये कहानी है, क्या है? कहानी है, सी का 2 है। और किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है भाई, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की है शादी का जोकर कहानी। आग की हंसी, ये आग की हंसी क्या है? कविता है। यह किसकी है? रामदृश्य मिश्र जी की कविता रहेगी, आपको ध्यान रखना है। आग की हंसी। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है 2015 में घोषित साहित्य अकादमी पुरस्कार रामदृश्य मिश्र की किस कृति के लिए है? ठीक है, रामदृश्य मिश्र की किस कृति के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बारिश में भीगते बच्चे, शब्द सेतु, आग की हंसी या विदूषक। तो हमने ऊपर भी देखा आग की हंसी कविता है, ठीक है, किसकी है? रामदृश्य मिश्र जी की। और इसी को 2015 में अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है भाई, आग की हंसी को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और रामदृश्य मिश्र द्वारा रचित प्रमुख काव्य कृतियां हम देख लेते हैं जो काफी बार पेपर में पूछी गई है। बेरंग बेनाम चिट्ठियां, बेरंग बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, पक गई है धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, अभी दिन एक नदी बन गया। आगे है बारिश में भीगते बच्चे, ये इन्हीं की है। विदूषक भी इन्हीं की रचना है, काफी महत्वपूर्ण विदूषक क्या इनकी कहानी है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है शादी का जोकर के, जो शादी का जोकर रचना है इसके रचनाकार कौन है? अभी हमने पीछे भी देखा है शादी का जोकर किस विधा से, तो कहानी विधा से हमने पीछे पढ़ा है। और किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की है, भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, शादी का जोकर किसकी है? भी अब्दुल बिस्मिल्लाह की है और ये कहानी है। और इसके अलावा इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। टूटा हुआ पंख, ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख। ठीक है, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भवो, काफी महत्वपूर्ण रचना है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। और है इनकी रचना रफ रफ मेल अब्दुल, रफ रफ मेल अब्दुल भाई। ठीक है, अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये रफ रफ मेल, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की काफी प्रसिद्ध कहानियां हैं भाई। अगला क्वेश्चन है तुम्हें बदलना ही होगा, क्या भी? तुम्हें बदलना ही होगा कि साहित्यिक विधा है, तुम्हें बदलना ही होगा इसकी साहित्यिक विधा हमें बताना है क्या है? ये उपन्यास है, कहानी है, कविता है या नाटक है? तुम्हें बदलना ही होगा ये उपन्यास विधा की रचना है। और ये किसकी रचना है? सुशीला टकभोरे की है, काफी महत्वपूर्ण रचना है। तुम्हें बदलना ही होगा उपन्यास है इसका, सुशीला टकभोरे जी का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनके काव्य संग्रह भी सुशीला टकभोरे जी के जो काफी बार पेपर में पूछे गए हैं, देख लेते हैं। सवाती, ठीक है, दूसरा है बूंद और खारे मोती, बूंद और खारे मोती, यह तुम भी जानो, यह तुम भी जानो। आगे है तुमने उसे कब पहचाना, तुमने उसे कब पहचाना, हमारे हिस्से का सूरज। ये इनके काव्य संग्रह है भाई सुशीला टकभोरे जी के। अगला क्वेश्चन है डोकमिन की वापसी, क्या भी? डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा क्या है? तो डोमिनिक की वापसी की साहित्यिक विधा संस्मरण है, नाटक है, कहानी है या उपन्यास है? तो
डोमिनिक की वापसी उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, और इसके लेखक है विवेक मिश्र। कौन है भाई? विवेक मिश्र जी रहेंगे। ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, और अलग से आपके लिए काफी 2000 क्वेश्चनों की ये सीरीज चला रखी है, तो प्लीज आप इसको जरूर से कंप्लीट वीडियो जरूर देखें भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनकी रचनाएं हैं खंडित प्रतिमाएं, विवेक मिश्र जी की खंडित प्रतिमाएं, तन मछली मन नीर, ए गंगा तुम बहती हो क्यों, खरोच इनके। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं इनकी। और जन्म जन्मांतर विवेक मिश्र द्वारा रचित दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। कौन सा भी? जन्म जन्मांतर। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहला है डोमिनिक की वापसी। आगे देखते हैं, गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार कौन है? हमने ऊपर ही देखा गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार कौन है, तो नामवर सिंह है, विश्वनाथ त्रिपाठी है, संजीव या काशीनाथ सिंह है। तो गुरुजी की खेती बाड़ी के रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी रहेंगे। ठीक है, और ये क्या है? एक संस्मरण विधा की रचना है। गुरुजी की खेती बाड़ी रचनाकार विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्धैया के लेखक कौन है? जो मुर्धैया है इसके लेखक कौन है, ये हमें बताना है भाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, तुलसीराम या मनोज सोनकर। तो भाई मुर्धैया के लेखक हैं तुलसी राम। ठीक है, मुर्धैया के लेखक कौन है? तुलसीराम। और ये क्या है? एक दलित आत्मकथा है मुर्धैया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और मोहन नेमिष राय जी की आत्मकथा कौन सी है? अपने अपने पिंजरे। और ओम प्रकाश वाल्मीकि की है झूठन। ठीक है, और ये दलित आत्म कथा है भाई। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? जो अपभ्रंश शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? पाणिनि ने, नागार्जुन ने, पतंजलि ने या सरहप्पा ने? तो भाई जो पतंजलि हैं इन्होंने अपभ्रंश का उल्लेख सबसे पहले किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पे किया था? इनकी रचना थी योग सूत्र। पतंजलि की रचना है योग सूत्र। ठीक है, तो इस रचना में पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग किया था, ध्यान रखना है। और जो पाणिनि है ये संस्कृत भाषा के व्याकरण हुआ है। ठीक है, व्याकरणी है पाणिनि। अगला क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? तो हमने काफी बार पढ़ चुके हैं, सरहप्पा है भाई। सिद्धों के प्रथम कवि कौन है? सरहप्पा है। और सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि भी माना गया है। और सरहप्पा को भाई सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। और सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। कितनी है? 84। काफी बार पूछी गई है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन है, अव्वट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? जो अव्वट है इसमें शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा या शिक्षका? तो भी शिक्षा रूप मिलता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, ये अव्वट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। और अपभ्रंश के ही परवर्ती रूप को अव्वट नाम दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ है, तो क्या है उक्ति व्यक्ति ग्रंथ? क्या है? महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद है या व्याकरण है? तो उक्ति व्यक्ति क्या है? एक व्याकरण ग्रंथ है। और ये किसका है? इसका पूरा नाम क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, और ये किसकी रचना है? ये है दामोदर शर्मा की। किसकी है? दामोदर शर्मा की ये रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, प्राक्त पैंगलम के रचयिता कौन है? जो प्राक्त पैंगलम है इसके रचयिता कौन है? हेमचंद है, स्वयंभू है, वंशीधर है या विद्यापति है? तो प्राक्त पैंगलम के रचयिता वंशीधर है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्राक्त पैंगलम है ये क्या है? एक छंद शास्त्र का ग्रंथ है। ठीक है, छंद शास्त्र का ग्रंथ है प्राक्त पैंगलम। और प्राक्त पैंगलम विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। ध्यान रखना है किन किन की रचनाओं को संकलित किया गया है प्राक्त पैंगलम में? विद्याधर, सारंगधर, जज्जल
और बब्बर। ठीक है, इन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया प्राक्त पैंगलम में। और प्राक्त पैंगलम को प्राक्त पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। क्या भी? प्राक्त पिंगल सूत्र भी कहा जाता है प्राक्त पैंगलम को। ठीक है, और प्राक्त पैंगलम की टीका वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खसखुरा या गुरखाली भाषा है। खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, कुमाऊं की साहित्यिक भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो खसखुरा या गुरखाली भाषा है नेपाल की राजभाषा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? नेपाली भी कहते हैं। ठीक है, नेपाली भाषा कहते हैं। और नेपाली भाषा को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। बांगरू, बुंदेली, बुंदेली है यहाँ पे, बघेली या कन्नौजी। तो बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली नहीं आती, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा होगी, बुंदेली होगी। ठीक है, ब्रजभाषा बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, ठीक है, बांगरू, ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बोलियां। ठीक है, तो भाई कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है भाई, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। तो स्वामा सोपन ठाकुर जगमोहन सिंह का बिल्कुल है। आश्चर्य वृत्तांत पंडित अंबिका दत्त व्यास का है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। 100 अजान 1 सुजान देवदत्त, आगे देखते हैं, विधवा विपत्ति, ये राधाचरण गोस्वामी का है। ठीक है, 3 बिल्कुल सही है, जो सी है ये क्या है? गलत है। 100 अजान 1 सुजान देवदत्त क्या है? इनका नहीं है, बल्कि ये किसका? बालकिशन भट्ट जी का है। किसका है? बालकिशन भट्ट जी का है। किसका है? बालकिशन भट्ट जी का है। 100 अजान 1 सुजान भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बालकिशन भट्ट जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी और रस रहस्य कथा भाई। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है इनमें से? ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा है। झांसी की रानी है, नूरजहां है, हृदय हारिणी है, या भाई सम्राट अशोक है। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास हृदय हारिणी रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और इसके लेखक भाई कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी रहेंगे। कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी जी रहेंगे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरण है। तो हमें जो चौगाने हस्ती है ये प्रेमचंद्र जी का है। ठीक है, हमें इसका हिंदी रूपांतरण में जो नाम है वो बताना भी, हिंदी में किस नाम से प्रकाशित हुआ था वो नाम बताना है। तो गबन, मंगलसूत्र, गोदान या रंगभूमि। तो भाई जो चौगाने हस्ती है ये हिंदी में रंगभूमि के नाम से प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। शेष सभी उपन्यास प्रेमचंद्र जी के रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इनमें से भाई कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है ये हमें बताना है। तो भाई इरावती, तितली, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो जो कंकाल है ये उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है। और ये उपन्यास भाई किसका है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास रहेगा। जयशंकर प्रसाद जी का है। ये तीनों ही उपन्यास जयशंकर प्रसाद के हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? जो चंद हसीनों के खतूत है ये किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो आगा हशर काश्मीरी, मुंशी अजमेरी, पांडे बेचैन शर्मा उगर या मुंशी सदासुख लाल। तो चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचैन शर्मा उगर जी की रचना रहेगी भाई।
ये आपको ध्यान रखना है। और ये चंद हसीनों के खत होती है, क्या है, एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो पांडे बेचैन शर्मा उगर जी हैं, इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। दिल्ली का दलाल, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली का दलाल, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, चॉकलेट, चॉकलेट तो काफी महत्वपूर्ण है भाई, और फागुन के दिन 4, ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है पांडे बेचैन शर्मा उगर जी के। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इनमें से कौन सा है, ये हमें बताना है। तो मेला आंचल, परिकथा, आधा गांव, वरुण के बेटे। अब हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मेला आंचल। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। ठीक है, और ये किसका, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है। ठीक, किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का ये रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो रेणु जी है, इनको हिंदी में आंचलिक उपन्यास का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक उपन्यास का, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो भाई मेला आंचल है, इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। और जो ये उपन्यास है, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है भाई, जो ये उपन्यास है, ये इसमें भाई कौन से गांव की कथा है। तो इसमें कौन से गांव की कथा है मेला आंचल में, तो पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की इसमें कथा है मेला आंचल में भी। तो अगला क्वेश्चन है, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है। क्या भाई, समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा डैश उपन्यास में है। तो जुलूस, नाचो बहुत गोपाला, मेला आंचल या परिकथा। तो भाई नाचो बहुत गोपाला, इसमें भी समाज से उपेक्षित जो भंगी है, इनकी जीवन गाथा है भाई। और ये उपन्यास किसका है, अमृतलाल नागर जी का है। लेखक कौन रहेंगे, अमृतलाल नागर जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अमृतलाल नागर जो है, इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, जैसे महाकाल, बूंद और समुंदर, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, एकदा ने मिश्राए, मानस का हंस इन्होंने तुलसीदास पर लिखा है, खंजनैन इन्होंने सूरदास पर लिखा है, और पीढ़िया उपन्यास इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है अमृतलाल नागर के भी। अगला क्वेश्चन है, लालटीन की छत डैश की रचना है। जो लालटीन की छत है, ये किसकी है, मन्नू भंडारी की, कृष्णा सोबती की, ममता कालिया की, या निर्मल वर्मा की। तो लालटीन की छत निर्मल वर्मा की रचना रहेगी भी। तो भाई अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सहयोगी उपन्यास है, यानी जिन्होंने भी सहयोग से इस उपन्यास को लिखा, ये हमें बताना है। तो महाभोज, उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, या आपका बंटी। जो 1 इंच मुस्कान है, ये सहयोगी उपन्यास है। ये राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी ने एक साथ मिलकर लिखा है, इसको ये ध्यान रखना है। ठीक है, महाभोज और आपका बंटी, ये भी मन्नू भंडारी जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। और उखड़े हुए लोग, ये राजेंद्र यादव जी का काफी महत्वपूर्ण उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी कृति है जो सांझी संस्कृति पर है। तो मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, या यारों के यार। चारों की चारों रचनाएं कृष्णा सोबती जी की है, लेकिन जो जिंदगी नामा है, ये काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, और ये सांझी संस्कृति पर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ उपन्यास है, दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार दे रखे हैं। किसकी रचना, काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है मैत्री पुष्पा का, और मुक्ति पर ये मोहनदास नेमिशराय का है। तो भाई छप्पर जयप्रकाश करदम का, आवा चित्रा मुर्दगल का। ठीक है, तो ए का भाई 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। जो अलमा कबूतरी है, ये क्या है, एक उपन्यास है। जो छप्पर है, ये भाई मुक्ति पर्व है। ठीक है, आवा भी उपन्यास रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। जो नेताजी कहिन है इसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो हरिशंकर परसाई है, श्रीलाल शुक्ल है, मनोहर श्याम जोशी है या भैरव प्रसाद है। तो नेताजी कहिन के रचनाकार है मोहन श्याम जोशी भाई। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, और इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, काफी बार पेपर में पूछा गया उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हमजाद, कयाब। ठीक है, ये सभी मोहन श्याम जोशी जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है। ठीक है भाई, हिंदी की पहली कहानी लेखिका कौन है ये आपको बताना है। तो चंद्र किरण है, बंग महिला है, हेमावती है, चंद्रमुखी ओझा है। तो भाई बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष था। क्या था, राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, घोष था, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाले और दलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है। ठीक है, आधुनिक खोजों के अनुसार पूछा है पहली मौलिक कहानी। तो रानी केतकी की कहानी, पंच परमेश्वर उसने कहा था या एक टोकरी भर मिट्टी। तो आधुनिक खोजों के अनुसार पहली मौलिक कहानी है भाई एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहानी किसकी है, ये माधवराव सप्रे की कहानी है। किसकी है, माधवराव सप्रे। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये कहानी भी यूजीसी नेट में भी लगी हुई है। ठीक है, और 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। और उसने कहा चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी की काफी महत्वपूर्ण कहानी है। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी काफी महत्वपूर्ण कहानी है। रानी केतकी की कहानी ये इंशाल्लाह खां की काफी महत्वपूर्ण कहानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहानीकार के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता है कौन है भाई। पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी, विशंबरनाथ शर्मा, पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, राजा राधिका रमन प्रसाद। तो भाई कहानी के रूप में विख्यात पुरातत्ववेत्ता पंडित चंद्रदास शर्मा गुलेरी जी रहेंगे। और इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। उसने कहा था, बुद्धू का कांटा और सुख में जीवन, ये 3 कहानियां इनकी काफी महत्वपूर्ण है भाई। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है। तो प्रेमचंद्र की कहानियों की संख्या लगभग कितनी है भाई, 300 है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और ये भी मानसरोवर नाम से 8 भागों में है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और प्रेमचंद्र द्वारा लिखित प्रमुख कहानियां कौन कौन सी है। जिहाद है, दुनिया का अनमोल रत्न, ठीक है, सोत, ईश्वरीय न्याय, मां, धिक्कार, परीक्षा, घासवाली, नशा, कजाकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी कहानी घटना प्रधान है। तो इनमें से कौन सी कहानी ऐसी है जो भी घटना प्रधान है। ठीक है, उस कहानी में घटना प्रधान है। तो आत्माराम, आत्म संगीत, पंच परमेश्वर या जादू। तो भाई जो पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद्र जी की, ये घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कहानी है। और इस कहानी का उद्देश्य ही न्याय के सामने मित्रता, भाईचारा या किसी तरह का संबंध आड़े नहीं आना चाहिए भाई। झबरा किस कहानी का पात्र है। जो झबरा है ये किस कहानी, ये भाई झबरा नहीं है, जबरा है। जबरा किस कहानी का पात्र है। तो कफन, पूछ की रात, दो बैलों की कहानी या ईदगाह। ठीक है, सारे की सारे भाई प्रेमचंद्र जी की हैं। ठीक है, तो जबरा पूछ की रात कहानी का पात्र है और ये प्रेमचंद्र जी की कहानियां हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये पूछ की रात है इसमें क्या है, तो इस कहानी का मूल संवेदना क्या है भाई, भारत के गरीब किसानों की व्यथा को व्यक्त करना है। अगला क्वेश्चन है प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है। जो जयशंकर प्रसाद है उनकी कहानी का नाम है गुंडा। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया है भाई, इस कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण किया गया है, ये आपको बताना है। तो भाई सल्तनत युग, मुगल शासकों का, विक्टोरिया का शासन
या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है इसका इसमें वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है भाई, ये हमें बताना है। तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे, बेचैन शर्मा, उगर। तो पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक है यशपाल। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और जो यशपाल जी है, इनके लेखन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव है। कैसा प्रभाव है? मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव हमें दिखाई देता है। और यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड आदि भी। अगला क्वेश्चन है, मुड़ मुड़ कर देखता हूं, यह राजेंद्र यादव की डैश रचना है। ठीक है, देखो भाई, मुड़ मुड़ कर देखता हूं राजेंद्र यादव की है भाई ये रचना। लेकिन इसमें पूछा है ये जो मुड़ मुड़ कर देखता हूं, ये उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है या आत्म कथा है। तो भाई मुड़ मुड़ कर देखता हूं ये भी क्या है? आत्म कथा है। और किसकी है? राजेंद्र यादव की है। और 2001 में ये प्रकाशित हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, 1965 में आयोजित कथा समारोह में डैश को जेबी आलोचक कहा था। तो किसको कहा था? मोहन राकेश को, धनंजय वर्मा को, मन्नू भंडारी को या राजेंद्र यादव को? तो भाई धनंजय वर्मा को, ठीक है, जेबी आलोचक कहा था, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 583वां है, समानांतर कहानी आंदोलन डैश ने चलाया। तो जो समानांतर कहानी आंदोलन है किसने चलाया था? सुदर्शन ने, मोहन राकेश ने, मुक्तिबोध ने या कमलेश्वर ने? तो भाई डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा, कमलेश्वर ने चलाया था समानांतर कहानी आंदोलन भी। ठीक है, और नई कहानी आंदोलन, जो नई कहानी आंदोलन है, इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, तीनों ही थे भाई, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति डैश कहानी में हुई है। तो किस कहानी में हुई? गदल में, मृग तृष्णा में, कुत्ते की दुम और शैतान या धूल की आंधी? तो राजस्थानी परिवेश में प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति गदल कहानी में हुई है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और भाई इसके लेखक कौन है? गदल के रागे राघव। ठीक है, और इस कहानी का अगला क्वेश्चन, नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है? जो नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में रही है, ये हमें बताना है। तो बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, महानगरीय संतरास के चित्रण में, या व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में, या राजनीति मोहभंग के चित्रण में? जो भाई नई कहानी है इसकी विशेष उपलब्धि बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में हुई है, यानी ए आंसर अपना बिल्कुल सही है। और नई कहानी आंदोलन की शुरुआत किसने की? राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश ने भी। कब? 1954 में। ये मैंने अभी ऊपर भी आपको बताया है। ठीक है, तो क्या है नई कहानी की विशेष उपलब्धि? बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डैश हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। ठीक है, प्रथम मौलिक नाटक बताना है कौन सा है। तो आनंद रघुनंदन है, नील देवी है, अंधेर नगरी है, प्रहलाद चरित्र है। तो आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है भाई। और इसके रचयिता कौन है? विश्वनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन है, पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? पांचवें पैगंबर नाटक के लेखक कौन है? राधा कृष्ण दास है, किशोरीलाल गोस्वामी है, जयशंकर प्रसाद है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो भाई पांचवें पैगंबर के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है भाई। ठीक है, लेकिन भाई ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया एक निबंध है, नाटक नहीं है, निबंध है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है? तो अनुदित नाटक बताना है, भार दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी या विद्या सुंदर?
तो विद्या सुंदर भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके अनुदित नाटक कौन कौन से है? रत्नावली है, विद्या सुंदर है, पाखंड विडंबन है, धनंजय विजय है, मुद्रा राक्षस है, दुर्लभ बंधु, कर्पूर, ठीक है, मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, ये सभी अनुदित नाटक है। भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नील देवी, ये मौलिक नाटक है इनके। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। जो नाट्य शास्त्र है इसके दृष्टि से नाटक का तत्व क्या है? तो क्या है? अभिनेता है, कथा वस्तु है, रस है या उपयुक्त सभी है? तो नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व भाई अभिनेता भी है, कथा वस्तु भी है और रस भी है, यानी डी आंसर अपना सही है, उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला पश्चिमी रंगमंच की स्थापना डैश में हुई? तो भारत में सबसे पहले, ठीक है भाई, पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में, उज्जैन में, बंगाल में या कर्नाटक में? तो भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना बंगाल में हुई थी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और किसने की थी भाई? ठीक है, लेफर्ड फेयर ने की थी भाई, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी? 1812 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे? तो काशी में भी नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे, कौन रहे हैं ये आपको बताना है। तो डॉक्टर ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं और इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और कहाँ पर भाई? बनारस में। ठीक है, बनारस में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है, श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन से हैं ये आपको बताना है। मयंक मंजरी है, बकरी है, सच्चा धर्म है या माधवी है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है मयंक मंजरी, ये आंसर बिल्कुल सही है। और ये किसका नाटक है? किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक रहेगा भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बकरी किसका? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। माधवी किसका? भीषण साहनी जी का है भैया। अगला क्वेश्चन है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो शेक्सपियर है, इनके सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? मोहन राकेश ने, लाला सीताराम ने, विद्यानिवास मिश्र ने या जगनिक ने? तो शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद लाला सीताराम ने किया है भाई। ठीक है, अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, समवामी युगे युगे नाटक के रचयिता कौन है? तो कौन है भाई ये आपको बताना है। तो जी हरिजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर या परिणीता? तो समभावामी के नाटक के रचयिता है जी हरिजीत भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो क्या है भाई जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम? अजातशत्रु, सकंदगुप्त, कामना, विशाखा। ठीक है, तो सही क्रम देखते हैं कौन सा है। तो भाई विशाखा, अजातशत्रु, कामना और सकंदगुप्त। ठीक है, सकंदगुप्त इसमें बाद में आएगा। विशाखा का प्रकाशन 1921 में हुआ था, अजातशत्रु का 1922 में हुआ था, कामना का 1927 में हुआ था, अजातशत्रु का 1928 में हुआ था भी प्रकाशन। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, डैश चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है? तो इनमें से कौन सी ऐसी नायिका जो चंद्रगुप्त नाटक की है? और चंद्रगुप्त किसका नाटक है? जयशंकर प्रसाद का यह नाटक रहेगा। तो अलका, कल्याणी, मालविका या कार्नेलिया? तो कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। और चंद्रगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और किसका? ये मैंने आपको बता दिया है, जयशंकर प्रसाद का है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो भाई चतुर्सेन शास्त्री उत्सर्ग बिल्कुल है भाई। चंद्रगुप्त विद्यालंकार अशोक का है, बिल्कुल सही है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रतिशोध का है। लेकिन सिद्धलिंग
पटनेसेट्टी ये विशाखा का नहीं है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो विशाखा है ये सिद्धलिंग पटशेट्टी की नहीं है, बल्कि किसका है, देखो यहाँ पे उल्टा दे रखा है। ठीक है, विशाखा नाटक है, ठीक है, लेकिन ये सिद्धलिंग पटनसेट्टी ये लेखक का नाम है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा। जो विशाखा है ये जयशंकर प्रसाद का नाटक है, हमने अभी देखा है, यानी डी आंसर अपना गलत रहेगा, यही सुमेलित नहीं है और सुमेलित है। तो चतुर्सेन शास्त्री है, इनका नाटक है उत्सर्ग, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का अशोक, हरिकृष्ण प्रेमी का प्रतिशोध, ठीक है, और विशाखा जयशंकर प्रसाद का भी। अगला क्वेश्चन है कल्पांतर डैश है, क्या भी कल्पांतर डैश, तो क्या है, काव्य नाटक है, गीति नाटक है, महाकाव्य, खंड काव्य है, तो कल्पांतर में गीति नाटक रहेगा। अपना बी आंसर बिल्कुल सही है। और ये किसका है, ये गिरजा कुमार माथुर का है, गिरजा कुमार माथुर। ठीक है, और जो जयशंकर प्रसाद है इनका करुणालय ये गीति नाटक में आएगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का अनग ये भी गीति नाटक में आएगा। हरिकृष्ण प्रेमी का सर का विहान ये भी गीति नाटक में आएगा। भगवती चरण वर्मा का तारा ये भी गीति नाटक में आएगा। और उदय शंकर भट्ट का मत्स्य गंधा और विश्वामित्र ये भी गीति नाटक के अंतर्गत आएंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन्य नाट्य, क्या भी जन नाट्य मंच की स्थापना देश में हुई, क्या भी जन नाट्य मंच की स्थापना कब हुई थी ये बताना, 1939 में, 47 में, 1959 में या 1969 में। तो भाई जन नाट्य मंच की स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, तो इनमें से कौन से ऐसे लेखक है जिसको भाई नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, विषम सहानी, हब्बीर तनवीर, सफदर हाशमी या प्रसन्ना हेगोड। तो भाई सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जन्मदाता कहते हैं, और ये एक कम्युनिस्ट नाटककार कलाकार थे, ये भी ध्यान रखना है। और ये जब नाट्य मंच और दिल्ली स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्य थे वे। तो इसी के साथ प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक में तो कब बने, 1890 में, 1893 में, 1900 में या 1903 में। तो भाई 1903 में। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे, और सरस्वती पत्रिका का प्रारंभ 1900 ईस्वी से हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और उस समय इसके संपादक कौन थे, ये भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है भाई। तो कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। जब 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादक हुआ, प्रकाशन हुआ यानी आरंभ हुई है पत्रिका, तो उस समय श्याम सुंदर दास, ठीक है, संपादक थे भाई सरस्वती पत्रिका के। और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 से लेकर 1920 तक, ठीक है, संपादक रहे भाई। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, तो किसकी प्रमुखता नहीं है द्विवेदी युग में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गद्यात्मकता, काव्यात्मकता, वैचारिकता या इतिवृत्तात्मकता। तो भाई जो काव्यात्मकता है ये द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, यानी प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है द्विवेदी युग की, आपको ध्यान रखना है। और द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है, इतिवृत्तात्मकता है। और द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है राजपूती आन की कथा है, तो राजपूती आन की कथा कौन सी है, सिद्धराज, रंग में भंग, पंचवटी या साकेत। तो राजपूती आन की कथा रंग में भंग है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रंग में भंग है। और रंग में भंग के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त रहेंगे, और ये काव्य रचना है। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रमुख रचनाएं भी लिखी गई, कौन कौन सी लिखी गई भाई, जैसे सिद्धराज हो गया, ठीक है, पंचवटी है, साकेत है, ठीक है, जयद्रथ वध है, किसान है, भारत भारती है, झनकार है। ये काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। द्विवेदी युग का पूछा है भाई, द्विवेदी युग का, ठीक है, भारतेंदु प्रगेंदु, कभी भारतेंदु सोच के भारतेंदु पे टिक कर दो, द्विवेदी युग का पूछा है। तो
कौन थे भाई? ये नाथूराम शर्मा शंकर जी रहेंगे। ठीक है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा, नाथूराम शर्मा शंकर। ठीक है, जो नाथूराम शर्मा शंकर, इनको द्विवेदी युग का कविता कामनिकांत, भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? तो रामचरित्र उपाध्याय ने, रामनरेश त्रिपाठी ने, श्रीधर पाठक ने, ठाकुर गोपाल शरणगुप्त ने। तो भाई श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की कृति है ट्रेवलर, इसका अनुवाद किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये पिछली क्लासों में मैंने आपको डिटेल से करवाया था। त्रिशूल उपनाम किसका है? तो किसका है त्रिशूल उपनाम? सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। आगे देखते हैं भाई। रामनरेश त्रिपाठी या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल है भाई। डी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये आपको ध्यान रखना है। हरिओध है, सत्यनारायण कविरत्न है, या श्रीधर पाठक या रत्नाकर है? तो भाई ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कविरत्न प्रसिद्ध है, कवि है भाई। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रचनाएं दे रखी है, उसके रचनाकार दे रखे हैं, इनका हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो वीर पंचरत्न, ये किसकी रचना है? तो वीर पंचरत्न है लाला भगवान दीन की रचना। तो 1 का 4। उल्हाना पंचक, जो उल्हाना पंचक है, ये किसकी रचना है? अमीर अली मीर की रचना रहेगी, यानी बी का 3। मार्त वंदना, जो मार्त वंदना ये गिरिधर शर्मा नवरत्न की है भी, सी का 2। कारण कुसुम, ये है मुकुटधर पांडे की, तो डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी आंसर में है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, उद्धव स्तक में डैश छंद है। जो उद्धव स्तक है जगन्नाथ दास रत्नाकर का, इसमें कितने छंद हैं? छंद पूछ रखे हैं कितने हैं? तो 116 है, 120 है, 130 है, 135 है। तो भाई उद्धव स्तक में 116 छंद है। ठीक है, और मैंने किसका बताया उद्धव स्तक, किसके रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी रहेंगे। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है उर्दू में किस नाम से लिखते थे? जकी उपनाम से रचनाएं लिखते थे उर्दू में, ये ध्यान रखना, कविताएं लिखते थे। ठीक है, और इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, कलकासी, विराष्टक आदि भाई। अगला क्वेश्चन है, छायावाद शब्द, जो छायावाद शब्द प्रयोग सबसे पहले किया गया, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाई मुकुटधर पांडे ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख लिखा था भाई। ठीक है, 1920 में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख लिखा था। 4 किस्तों में भाई, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषता हो सकती है। तो छायावाद की भाई कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, ये हमें बताना है। तो विशेषण, विशेष विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, ठीक है, या मूर्त विधान। तो देखो भाई, इतिवृत्तात्मकता तो है नहीं, क्योंकि ये तो द्विवेदी युग की थी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है द्विवेदी युग की, तो छायावाद की ये हो नहीं सकती। तो जहां भी 4 है हम उसको काट देंगे। तो देखो 4 यहाँ है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो ए ऑप्शन हमारे पास बच गया। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कलाधर डैश कवि का आरंभिक उपनाम है। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो मैं यहीं पे बता देती हूँ आपको, जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम है भाई कलाधर, आपको याद होना चाहिए। इनको झारखंडी भी कहा जाता है। ठीक है, सी आंसर अपना ठीक रहेगा। और सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। रामकुमार वर्मा को एकांकी सम्राट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को निराला कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी की सरदा डैश का प्रतीक है। जो कामायनी है इसकी सरदा किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। बुद्धि, मन, हृदय या आनंद।
तो कामायनी की श्रद्धा भाई हृदय का प्रतीक है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है और इसमें कितने सर्ग है? 15 सर्ग है भाई। अगला क्वेश्चन है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध किसका हुआ है? तो किसका हुआ? प्रसाद का हुआ है, निराला का हुआ, दिनकर का हुआ या हरिओं जी का हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध भाई निराला जी का ही हुआ है। किसका हुआ? निराला जी का हुआ। और जो निराला जी है छायावाद के प्रमुख कवि हैं और निराला की प्रमुख रचनाएं हैं नामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, नए पत्ते, आराधना, सांध्य कांगले भाई। अगला क्वेश्चन है, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। तो कौन थे भाई अरविंद दर्शन से प्रभावित? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत या महादेवी वर्मा? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है सुमित्रानंदन पंत। से आंसर बिल्कुल अपना सही रहेगा। और ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, कौन भाई? सुमित्रानंदन पंत। और अब देख लेते हैं छायावाद के जो कवि हैं वो और उनके दर्शन। तो कवि देखो भाई, निराला जी किस दर्शन से थे? वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, महादेवी वर्मा ये किससे थी? शैव दर्शन से प्रभावित थी। सॉरी भाई एक मिनट। जयशंकर प्रसाद जी थे शैव दर्शन से प्रभावित। महादेवी वर्मा थी बौद्ध दर्शन से प्रभावित। सुमित्रानंदन पंत थे भाई अरविंद दर्शन से और सूर्यकांत त्रिपाठी थे वेदांत दर्शन से प्रभावित। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? यह पंक्ति है, ये पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं? तो निराला, अज्ञे, महादेव वर्मा या बच्चन सिंह? तो तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं ये पंक्ति भाई महादेव वर्मा जी की रहेगी। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और महादेव वर्मा छायावाद के प्रमुख कवित्री है, आप सभी को पता है। और इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत और यामा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो नरेंद्र शर्मा, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह या अंचल? तो भाई राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं है। ठीक है, बल्कि राम कुमार वर्मा छायावादी ही कवि है। ठीक है, छायावादी ही कवि है। ये छायावाद के लघुत्रय में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं? लघुत्रय में आते हैं भाई। ठीक है, ठीक है। और लघुत्रय में कौन कौन आते हैं? राम कुमार वर्मा, महादेव वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये लघुत्रय के अंतर्गत आते हैं भाई छायावाद में। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? जो प्रगतिशील लेखक संघ है ये किस स्तर की संस्था है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय की है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषा प्रांतीय? तो भाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की क्या है? संस्था है। ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। और भारत में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ है, काफी बार पूछा गया है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद ने इसकी अध्यक्षता की थी भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 544वां, हिंदी में काव्य डैश मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? हिंदी काव्य में डैश मार्शलवाद के यानी मार्शलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद? तो भाई हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मार्शलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चढ़ती धूप, अपराजिता, मधुलिका, लाल चुनर, किरण बेला। ठीक है, और वर्षांत के बादल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रामेश्वर शुक्ल अंचल की। अगला क्वेश्चन है, डैश प्रगतिवाद का आधार है? तो प्रगतिवाद का आधार क्या है भाई? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद? तो डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। और लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और इसके प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन की भी क्या हो गई थी? शुरुआत हो गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन का वास्तविक नाम है? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह या मनमोहन सिंह? तो त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो मुक्ति मार्ग भारत भूषण अग्रवाल की रचना, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, पिघलते पत्थर रागे राघव का है, ये भी बिल्कुल सही है। अजय खंडर, ये निराला जी की रचना नहीं है भाई। ठीक है, अजय खंडर किसकी है? रागे राघव जी की रचना है। रागे राघव जी की रचना रहेगी अजय के खंडर, ये आपको ध्यान रखना है। प्रलय सृजन शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है भाई। तो सी आंसर अपना इसमें गलत रहेगा, और इसमें गलती पूछ रखा था, यानी इस क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है भाई नागार्जुन द्वारा रचित रचना? तो पाषाणी है, रविंद्र के प्रति भी है, चंद्रा भी, लेकिन कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन जी की रचना नहीं है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन की नहीं है, बल्कि किसकी है? ये सुमित्रानंदन पंत जी की रचना रहेगी। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचना है, कला और बूढ़ा चांद। ठीक है, और इनके और भी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की, जैसे श्रवण किरण, श्रवण धूलि, ठीक है, युगपथ, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या, ये सुमित्रानंदन पंत की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कबीर के उपरांत पूछा भाई, हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? निराला है, नागार्जुन है, दिनकर है या हरिओध है? तो भाई नागार्जुन जी रहेंगे कबीर के बाद। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम क्या था? यात्री था। साहित्यिक उपनाम नागार्जुन का क्या था भाई? यात्री था। और संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से ही कविताएं लिखते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तार सप्तक में पूछा है, तार सप्तक में शामिल नहीं है। तो अज्ञे, शमशेर, मुक्तिबोध या नेमी चंद्र जैन? तो भाई शामिल नहीं है, नहीं पूछा है। अज्ञे है, मुक्तिबोध, नेमी चंद्र जैन है, लेकिन शमशेर नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में शामिल नहीं है, अपितु ये दूसरे तार सप्तक में शामिल है, दूसरे सप्तक में शामिल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तार सप्तक में जो तार सप्तक है, ठीक है, इसमें और शामिल कौन कौन से? जैसे अज्ञे हो गए, ठीक है, मुक्तिबोध है, नेमी चंद्र जैन है, रामविलास शर्मा है, प्रभाकर माचवे है, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल है। अगला क्वेश्चन है, डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो किसने प्रभावित किया है प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा? मार्क्सवाद ने, अस्तित्ववाद ने, प्रगतिवाद ने, छायावाद ने? तो भाई अस्तित्ववाद ने प्रयोगवाद को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके संपादक में हुआ था? तो अज्ञे जी के संपादक में जो तार सप्तक थे, ठीक है, इनसे माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाएं संग्रहित थी। अगला क्वेश्चन है, डैश नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? तो नई कविता पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष हमें बताना है। 1952, 53, 54 और 55। तो 1954 नई कविता जो है इस पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। और नई कविता का नाम अज्ञे का दिया हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है, अज्ञे का दिया हुआ है नई कविता नाम भाई। ठीक है, और नई कविता का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं? तो नई कविता के प्रमुख लक्षण क्या हैं? तो अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, या दूसरा है शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, तीसरा है प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो भाई, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि, ये नई कविता की प्रमुख लक्षण है भाई। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणीय है? तो कौन है भाई, कौन है अग्रणीय? तो जगदीश चंद्र गुप्त है, नरेश मेहता है, अज्ञे है, नलिनी विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार नागार्जुन, नरेश मेहता, केसरी कुमार या निर्मल वर्मा। तो देखो भाई नलिन विलोचन शर्मा तो है ही, नरेश, देखो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। ठीक है, मेहता नहीं ओनली नरेश है। ठीक है, तो अपना बी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। और परपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नकेनवाद को परपद्यवाद कहा जाता है, परपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। और बिहार के 3 कवियों के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर नकेन रखा गया था। और ये कौन थे बिहार के 3 कवि? नलिन विलोचन शर्मा, इनसे नेलिया, केसरी कुमार से केलिया, ठीक है, और नरेश से नेलिया। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, तो फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? क्या भी फंतासी के बारे में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, ये हमें बताना है। सही नहीं है, नहीं पूछा, नहीं। तो देखते हैं, फंतासी का प्रयोग यथार्थ सृष्टि के निषेध के लिए होता है। आगे देखते हैं, फंतासी का प्रयोग अतिरंजनापूर्ण वर्णन के लिए होता है, बिल्कुल सही है। फंतासी का प्रयोग एक समानांतर संसार के निर्माण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है भाई। फंतासी का प्रयोग सत्य निरूपण के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ये आंसर अपना गलत है। फंतासी का प्रयोग यथार्थ दृष्टि के निषेध के लिए होता है, ये हमारा क्या है? गलत है, उसमें गलती पूछा था, यानी ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? जो मुक्तिबोध है, इनकी कौन सी ऐसी पुस्तक है जिसको प्रतिबंधित किया गया था? तो विपात्र, एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, या भारत इतिहास और संस्कृति। तो भारत इतिहास और संस्कृति जो इनकी पुस्तक है, इसको प्रतिबंधित किया गया था मुक्तिबोध की। ठीक है, और हिंदी के आप सभी को पता है सुविख्यात प्रगतिशील रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। ठीक है, देखते हैं, मछली घर, ये किसकी रचना है? विजय देवनारायण शाही की रचना है। अपनी शताब्दी के नाम, जो अपनी शताब्दी के नाम है, ये किसकी रचना है? दूधनाथ सिंह की है, यानी बी का 3। शब्दों की शताब्दी, श्री राम जी की रचना है, श्री राम वर्मा की है। साय में धूप, दुष्यंत कुमार जी की रचना रहेगी। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1 सी आंसर, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध कविता के जनक है। तो प्रतिबद्ध जो कविता है, इसके जनक कौन है? तो श्याम परमार है, अरुण कमल है, प्रभाकर माचवे है, परमानंद श्रीवास्तव है। तो प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव जी रहेंगे, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और प्रतिबद्ध कविता को ही वाम कविता भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वाम कविता भी कहते हैं प्रतिबद्ध कविता को, ध्यान रखना है। और जबकि श्याम परमार ये अकविता आंदोलन के प्रवर्तक है। किसके है भाई? श्याम परमार अकविता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं, श्याम परमार, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? ठीक है, देखो चंद्रकांता किस विधा से? उपन्यास विधा से है। और चंद्रकांता उपन्यास, इसके लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री जी रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन का क्या पूछा है? इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना है? तो देखते हैं भाई किसने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, नामवर सिंह नहीं, तो डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने देवकीनंदन खत्री के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो देवकीनंदन खत्री जी है, ठीक है, इनको हिंदी में तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना, मैंने काफी बार आपको बताया है। और देवकीनंदन खत्री जी के काफी प्रमुख उपन्यास है, एक तो चंद्रकांता, एक चंद्रकांता संसति, नरेंद्र मोहनी, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, गुप्त गोदान। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण इनके उपन्यास है देवकीनंदन खत्री के, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है, किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं? कादम्बरी, ठीक है, किस भाषा में? भाई कौन सी ऐसी भाषा है जिसको उपन्यास
को कादम्बरी कहा जाता है? संस्कृत, तमिल, गुजराती या मराठी? तो मराठी भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहा जाता है, जबकि नोवेल को बांग्ला, ठीक है, और जो नोवेल है, ठीक है, नोवेल उपन्यास को बांग्ला भाषा में कहा जाता है, ठीक है, और हिंदी में उपन्यास कहा जाता है। उर्दू में नाविल कहा जाता है भी, नाविल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और गुजराती में नवकथा कहा जाता है, क्या भी, नवल कथा, सॉरी, नवल कथा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कादम्बरी मराठी में कहा जाता है उपन्यास को, ठीक है, ये आपको पता चल गया, ठीक है। मराठी में कादम्बरी उपन्यास को कहा जाता है, बांग्ला में उपन्यास को नोवेल कहा जाता है, उर्दू में उपन्यास को भाई नाविल कहा जाता है, हिंदी में तो उपन्यास कहा जाता है, और गुजराती में नवल कथा कहा जाता है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।